नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। पॉलिटी की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है, जिसमें हम लोग संविधान के संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 50 प्रश्नों की सीरीज की थी। उसी के आगे कुछ प्रश्न और परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको हम फिर से सॉल्व करते हैं। और हम देखेंगे कि जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं वो आगे भी आते ही रहते हैं। थोड़ा सा उनमें परिवर्तन होता रहता है, कभी क्वेश्चन आंसर बना के पूछ लेता है तो कभी आंसर को क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज को हम आगे ले चलते हैं 50 प्रश्न के बाद में जो अन्य सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो संवैधानिक विकास में हम फिर से अगले प्रश्नों को देखते हैं, अपना समय कीमती समय ना खराब करते हुए नेक्स्ट प्रश्नों को। स्वागत है आपका। तो जैसे प्रश्नों की सीरीज में हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जैसे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो सीधा सीधा पूछना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में वो जानना चाह रहा है। यानी यहाँ इससे पहले लिखा हुआ है संविधान सभा। इससे पहले जो हमने क्लास की थी उसमें हम आपको बताए थे कि भारतीय संविधान बना कैसे था। तो भारतीय संविधान का जो लेखा जोखा तैयार हुआ या बनने की प्रक्रिया तैयार हुई, वो तैयार हुई थी अंग्रेजों के आने के बाद। यानी जो उनके द्वारा अधिनियम पास किए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जितने भी अधिनियम पास किए गए, उसी अधिनियम के माध्यम से हमने भारत के संविधान में भी उसको थोड़ी बहुत जगह दी। और बाद का जो 1935 का अधिनियम है उसमें से तो लगभग 60% भाग ही पूरा कॉपी कर दिया। तो ऐसे करके संविधान में तो हम देखते हैं कि संविधान सभा से जब शुरू होता है तो संविधान सभा थी क्या। तो हम कहेंगे कि क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन में यह प्रस्ताव रखा गया था कि क्रिप्स मिशन जब भारत जाएगा तो उसके बाद में 42 में ऐसे अगर मान लें तो 1942 में क्या आया, क्रिप्स मिशन। तो संविधान सभा की चर्चा तो उसमें कर दी गई, लेकिन क्रिप्स मिशन में संविधान सभा बनकर नहीं तैयार हुई। तो उसके बाद आया 1946 का कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जिसने क्या बनाई, संविधान सभा बनाई। संविधान सभा बनाई और संविधान सभा का ही मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों को एक संविधान बनाया, भारतीयों का एक संविधान बनाया जाए। तो उसी के द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कई समितियां बनती हैं। कोई एक दो समितियों की बात हम नहीं करते हैं, कई समितियां बनती हैं। जैसे संघ से संबंधित समितियां बनेंगी, झंडे से संबंधित समितियां बनेंगी, प्रांत से संबंधित समितियां बनेंगी, मूल अधिकार से संबंधित समितियां बनेंगी। तो कई समितियां बनेंगी जो इस पर चर्चा करेंगी। उसी में से एक समिति कौन सी है, प्रारूप समिति। तो ऐसे हम लोग याद रखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है कौन है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। तो हम लोग यहाँ से याद रखते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। अब इस प्रारूप समिति आ गई है तो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि प्रारूप समिति में था क्या क्या। जैसे प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, उसको लेके अभी आगे एक दो प्रश्न है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्यों की संख्या इसमें थी 7। और वो भी कैसे बटा था, एक इसका मुख्य सदस्य था जिसे हम अध्यक्ष बोलते हैं, और और जो 6 अन्य सदस्य थे, 6 अन्य सदस्य थे। तो कभी कभी यहां से एक प्रश्न पूछ लेता है कि वो 6 अन्य सदस्य थे कौन कौन। तो उसमें से हम लिखते हैं, जैसे पहला व्यक्ति था इसमें अल्लाद स्वामी, अल्लाद कृष्ण स्वामी, स्वामी अय्यर। तो एक तो ये व्यक्ति था कि अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अय्यर। और जो तीसरे व्यक्ति थे उनका नाम था के एम
के एम मुंशी। तो ये 3 व्यक्ति, ये चौथा व्यक्ति जो था उसका नाम था मोहम्मद सादुल्ला। ये 4 व्यक्ति यहाँ पे हो गए। और पांचवा जो व्यक्ति का नाम है तो हम देखते हैं, पांचवें व्यक्ति का नाम है तो एन माधवराव, एन माधवराव। लेकिन हुआ क्या था इसमें, एन माधवराव ने समिति को छोड़ दिया था। अब उनका निजी पर्सनल मामला होगा या कोई कारणवश उन्होंने इस समिति को यानी त्यागपत्र दे दिया। तो उनके स्थान पर जो व्यक्ति लाया गया था उनका नाम था बी.एल. मित्तल, बी.एल. मित्तल। और जो छठे व्यक्ति का नाम था उनका नाम था टी कृष्णचारी, टी कृष्णमाचारी। लेकिन हुआ क्या कि टी कृष्णचारी की मृत्यु हो गई, तो इनके स्थान पर किसे लाया गया था, इनके स्थान पर लाया गया डी.पी. खेतान को, डी.पी. खेतान को। इस तरह प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष जो भीमराव अंबेडकर जी थे, 6 अन्य सदस्य थे जो प्रमुख इस तरह हैं, अल्लाज कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, के एम मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला। और इसमें से जो मुख्य थे उसमें से पूछेगा तो एन माधवराव थे और टी कृष्णचारी थे। एन माधवराव ने त्यागपत्र दे दिया तो उनके स्थान पर बी.एल. मित्र या मित्तल आए और टी कृष्णचारी के स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई तो डी.पी. खेतान आए। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर याद रखते हैं। इसी में से एक सवाल पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का वह कौन सा सदस्य था जो कांग्रेस से भी संबंधित था, तो उसका नाम था के एम मुंशी। ये ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस पार्टी से भी संबंधित थे। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए। इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1937 के चुनाव के पश्चात, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया। तो वित्त विभाग किसे मिला, यानी 1937 में जब चुनाव हुए तो इसका प्रावधान कहाँ था, तो 1935 में इसका प्रावधान किया गया था कि 1937 में क्या होंगे, चुनाव होंगे। और चुनाव पूछेगा कितने प्रांतों में हुए थे, चुनाव कितने प्रांतों में हुए, तो चुनाव हुए थे 11 प्रांतों में। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 3 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस के अन्य दलों ने सरकार बनाई। जैसे आपसे पूछेगा सिंध, तो सिंध में हम कहेंगे कि मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। फिर पूछेगा पंजाब, तो पंजाब में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की, तो हम कहेंगे यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। और वहीं बंगाल में अगर कहेंगे तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। उसी तरह जब 8 सरकार में कांग्रेस बनी थी तो एक संयुक्त प्रांत था जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, यूपी। तो यूपी में जो सरकार बनी थी वो गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में बनी थी, यानी उसके अध्यक्ष कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। लेकिन उसका जो वित्त विभाग था, वित्त मंत्री, उसे बनाया गया था, किसे बनाया गया, के एन काटजू को। तो ये याद रखेंगे, इसका आंसर क्या है, के एन काटजू। लेकिन यही पूछता हूं कि यूपी में जो सरकार बनी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत थे उसके अध्यक्ष। और अगर पूछेगा कि वित्त विभाग किसके पास था, तो के एन काटजू के पास था। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी। तो ऐसे करके हम याद रखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि प्रारूप समिति
7 सदस्य ही थी, जिसमें एक मुख्य अध्यक्ष था, 6 इसके अन्य सदस्य थे। तो सवाल पूछ रहा है कि इसकी डेट क्या थी जब ये गठित हुई थी। तो जैसे 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 3 जून 1947 को और 29 अगस्त 1947 की, ये जो भी डेटें दी गई हैं वो संविधान सभा से ही संबंधित हैं और किसी ना किसी डेट को कुछ ना कुछ कार्य जरूर हुए हैं। तो जैसे यहाँ का तो आंसर है, जैसे 13 दिसंबर को क्या हुआ था, नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो हम याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, और स्वीकार किया किसने था, तो संविधान सभा ने। किसने स्वीकार किया, संविधान सभा ने। फिर 3 जून 1947 की डेट लिखी हुई है, इस दिन भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा गया। भारत विभाजन का प्रस्ताव, भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा गया, यानी बाल्कन योजना प्रस्तुत की गई या माउंटेन योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें भारत को 2 भागों में बांटना था, भारत और पाकिस्तान में। अगली डेट हमारी बची 29 अगस्त 1947 को, और इसी दिन क्या बना था, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 1948 में प्रस्तुत की, और जब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, उसी रिपोर्ट पर 3 वाचन हुए, 3 वाचन हुए, और उसी की जो अंतिम डेट है, अंतिम वाचन की डेट, वो है 26 नवंबर 1949, और उसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत यानी एडॉप्ट कर लिया गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी। हम लोग याद रखते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया। तो जैसे निरंकुशता के संविधान, यानी अभी जब संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया था, तो देखेंगे संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है वो 1919 के अधिनियम के द्वारा या इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा आया, तो ऐसा नहीं था। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम आया, इसमें भी विशेष प्रावधान ऐसा नहीं था। लेकिन 1935 का जो अधिनियम था, उसी में ये कुछ प्रावधान थे, जिसे कहा गया था कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत का अनुमोदन करता है। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा, सी। तो ऐसे इसको हम लोग याद रखते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया। जैसे अभी हम चर्चा किए कि संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के द्वारा कई समितियां बनी, उसमें जैसे पहली भी पढ़े कि प्रारूप समिति, उसने संविधान के ऊपर चर्चा की थी भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। वैसे ही प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी, यानी जिसने प्रांतों को एक किया था। तो प्रांतों को एक किसने किया था, अंबेडकर जी ने, ऐसा तो नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने भी नहीं किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी नहीं। तो कौन आया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे व्यक्ति थे जो देश की 562 देशी रियासतों को भारत में शामिल किया। तो ये एक प्रमुख व्यक्ति हैं, इसीलिए इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो वैसे करके अपना याद रखते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन कौन सा हुआ, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 86 में, 51 में, ऐसा तो नहीं हुआ था। ये है 1991 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और 1956 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी।
जन्म अगर डेट देखेंगे तो क्या आता है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? बी। याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान में शामिल किया गया या राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, उसी दिन, वो डेट क्या थी? 24 जनवरी 1950। इस दिन अंतिम बैठक हुई और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा क्या क्या चीजें अपनाई गई? तो एक तो राष्ट्रपति को अपनाया गया या राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई, दूसरा राष्ट्रगान को अपनाया गया, तीसरा राष्ट्रगीत को अपनाया गया। ये तीन चीजें इसी डेट को अपनाई गई। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 1950, वो भी कब? 24 जनवरी। तो आप डेट के साथ में इसे याद रखेंगे इसी तरह। तो ये हमारा हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन, पांडुलेखन समिति कहे या प्रारूप समिति कहे, बात एक ही है। तो पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो हमने आपको अभी सारे सदस्य बताए। तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, इनमें से एक मुख्य था और 6 अन्य थे। तो कह रहा है कौन नहीं था? तो इससे पहले हम लोग सवाल में पढ़ चुके। तो जैसे मोहम्मद सादुल्ला ये सदस्य थे, A.K. अय्यर ये भी सदस्य थे, K.M. मुंशी तो ये भी सदस्य थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन या प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो ऑप्शन क्या हुआ? डी। तो ऐसे करके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो कह रहा है भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो कह रहा है क्या संविधान सभा के द्वारा? तो हाँ, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा तो नहीं, कुछ गवर्नर जनरल ये भी नहीं होगा। भारतीय संसद तब बनी ही नहीं थी, भारतीय संसद। जब संविधान सभा बना तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा। इसे आप याद रखेंगे इसी तरह। तो ऑप्शन क्या हुआ? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो राजकीय चिन्ह या हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है क्या भारतीय? तो हम कहेंगे हमारा राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो अशोक स्तंभ के रूप में है। और उसे कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1948 को, इस दिन तो नहीं हुआ। 2 अक्टूबर 1947 को, इस दिन भी नहीं अपनाया गया। 26 जनवरी 1948 को, इस दिन भी नहीं था। यानी 26 जनवरी 1950 की डेट को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अंगीकृत किया गया। तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन क्या हुआ? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति। अभी इससे पहले हम लोगों ने 2 समितियां पढ़ी, एक प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष अंबेडकर साहब थे और दूसरी प्रांतीय समिति थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये तीसरी समिति है यानी झंडा समिति। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे पूछ रहा है। तो सी राजगोपालाचारी, ऐसा सी राजगोपालाचारी जी भी नहीं थे, जे.बी. कृपलानी भी नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और झंडा समिति का अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया था, झंडे का आकार, आकृति, रंग कैसा होगा, इस सब चीजों को लेके इस पर चर्चा होनी थी। तो ऑप्शन क्या हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? यानी भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा
कब पारित किया गया था? तो कह रहा है कि 22 जनवरी 1946 को, कि 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, या 26 जुलाई 1947 को। तो इसमें अगर हम देखें तो देखो, संविधान सभा का जब गठन हो गया तब इसकी बैठकें शुरू होती हैं। तो पहली बैठक जैसे हम कहते हैं कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को, और इस दिन 9 दिसंबर को ही संविधान सभा का एक अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद दूसरी बैठक जो होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और तीसरी बैठक बोल सकते हैं, या फिर अगली बैठक जो होती है 13 दिसंबर 1946 को होती है, और इसी दिन क्या होता है? नेहरू के द्वारा, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। तो जब इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो भारतीय संविधान देने का जो प्रस्ताव है वो भी इसी डेट को स्वीकार किया जाता है। तो डेट क्या हुई? 22 जनवरी 1947। तो ऑप्शन क्या बना हमारा? बी। और यहां से अगर याद रखें तो 9 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, और जो 11 दिसंबर 1946 को जो स्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे करके हम याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? यानी जब भारत आजाद हुआ तो इंग्लैंड में किसकी गवर्नमेंट थी? तो हम कहेंगे कांग्रेस की। तो कांग्रेस तो भारत में भी नहीं थी उस समय, तो वहां कैसे हो सकती थी? कंजर्वेटिव पार्टी की। तो इस पर विचार किया जा सकता है। और दूसरी थी लेबर पार्टी। तो उस समय एक उदारवादी दल यानी लेबर पार्टी की सरकार थी। तो ऐसे याद रखेंगे किसकी पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। ये हमारा आंसर हुआ। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वैसे भी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा बनने के बाद में सबसे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो आप ऐसे याद रखेंगे। तो ऑप्शन क्या हुआ? सी। ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? निर्वाचन यानी संविधान सभा में। तो इसमें एक सवाल पूछा जाता है, वैसे अगर इसका आंसर सीधा देना हो तो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, लेकिन इसमें होता क्या है, पहले संविधान सभा का निर्माण हो जाता है और संविधान सभा के निर्माण के बाद यानी 46 में तो विभाजन नहीं होता, विभाजन जाके 47 में होता है। तो जब 1946 में संविधान सभा गठ जाती है या बन जाती है, उस समय जो भीमराव अंबेडकर होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो होता है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल या सीधा सीधा याद रखते हैं बंगाल से होता है। उस समय कोई पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में तो था ही, लेकिन सीधा सीधा याद रखते हैं कि बंगाल से। अब बंगाल से जब उनका चुनाव हुआ था, लेकिन ये हुआ कब था? तो हम कहेंगे 1946 में, जब संविधान सभा बनी हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को दो राष्ट्र बनकर तैयार हुए। तो जब बंगाल विभाजन हुआ तो जो पश्चिम बंगाल था यानी जो बंगाल था वो विभाजन के तहत पाकिस्तान में चला गया, और उसके बाद में इनकी सीट भी जो बंगाल में थी वो भी कहाँ चली गई? हम कहेंगे कि पाकिस्तान में चली गई। तो इस तरह उनका जो वहां से संविधान सभा में निर्वाचन था वो रद्द हो गया। अब बात हुई कि इनको कैसे फिर से लाया जाए। तो मुंबई प्रेसिडेंसी की जो सीट थी
मुंबई प्रेसिडेंसी की जो सीट थी वो उस समय एमएन जायकर के पास थी, एमएन जायकर के पास थी, और उनसे यह सीट खाली कराई गई और इसी सीट पर बी आर अम्बेडकर को चुना गया। इस तरह वह पुनः संविधान सभा में मुंबई प्रेसिडेंसी सीट से चुनकर वापस आए, इसलिए इसका आंसर भी लगता है मुंबई प्रेसिडेंसी। तो संविधान सभा में निर्वाचन हो गया इनका, तो आंसर क्या हुआ? बी। आप ऐसे इसका याद रखेंगे इसमें मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया? तो वर्मा को भारत से किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया? तो एक्ट कौन सा है? 1935। तो ऑप्शन क्या हुआ? ए। लेकिन हम देख लेते हैं कि 1935 के एक्ट में और क्या क्या प्रावधान थे। तो अगर हम देखेंगे तो पहला प्रावधान था, यहाँ से कहा गया था कि एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। तो किसका निर्माण होना था? अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें देसी रियासतें, ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र और सारे यानी क्षेत्र को शामिल करना था, जिसमें अलग अलग भाग थे। तो वैसे आप याद रखेंगे। दूसरा कहा गया था कि प्रांतों में जो द्वैध शासन लगा था उसे केंद्र में, यानी केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान हुआ, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। यानी पहले जो प्रांत में लगा था उसे कहाँ लगा दिया गया? केंद्र में। और तब प्रांतों को क्या मिला? प्रांतों को स्वायत्तता मिल गई, स्वायत्तता प्राप्त हो गई। और उसके साथ साथ जब प्रांतों में स्वायत्तता आ गई तो फिर विषयों क्या, यानी जो विषय थे जिन पर कानून बनाना था उनका सूचीबद्ध, यानी उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे विषयों का विभाजन हुआ तो पहला बना संघ सूची के विषय, दूसरा राज्य सूची के विषय, और तीसरा था समवर्ती। और ऐसे भी विषय से जो कहीं भी शामिल नहीं थे उनको कहा गया अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट विषय कहे गए। और इस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था, केवल गवर्नर जनरल ही इस पर कानून बना सकता था। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो ये 1935 की प्रमुख विशेषताएं थी। इसके साथ अगर देखेंगे तो और हुआ था, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और साथ साथ में एक बैंक यानी आरबीआई, आरबीआई की 1935 के अधिनियम में ही स्थापना की गई, लेकिन इसका प्रावधान 1934 के एक्ट यानी एक अधिनियम पारित किया गया था, उसके तहत यंग हिल्टन कमीशन बना और उसने 1935 में एक आरबीआई यानी बैंक की स्थापना की। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो लगभग 1949 में हुआ जाके। तो वैसे करके हम लोग याद रखते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हुआ? ए। तो आप ऐसे याद रखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा के बारे में क्या असत्य है? असत्य बताना है हमें संविधान सभा के बारे में। जैसे इसमें कहा गया है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, बिल्कुल सही बात है। इसी से मिलती जुलती एक डेट और है, आपको याद रखना है 22 जनवरी, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। 22 जनवरी 1947 इस दिन क्या हुआ था? जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को इस दिन स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को, ऐसे याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? यानी हम देख सकते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ? सही हुआ। दूसरा कह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब? तो हम कहेंगे 13 दिसंबर 1946 को। फिर कह रहा है संवैधानिक सलाहकार सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो संवैधानिक सलाहकार सच्चिदानंद सिन्हा को ना बना के बी.एन. राव को बनाया गया। किसे बनाया गया? बी.एन. राव। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। और सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे?
अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के, अस्थाई अध्यक्ष। तो ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर थे, तो ये बात भी सही है। तो हमारा गलत कौन सा हुआ, यानी सी नंबर। तो ऐसे करके याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि भारतीय, एक मिनट, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो कह रहा है भारतीय संविधान सभा का कांग्रेस, यानी सीधा सीधा एक कथन है, कथन को कोट करके आपसे पूछ रहा है कि यह किसने कहा था कि भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यानी ये कथन किसका है, तो हम कहेंगे यह कथन पहला है ऑस्टिन। तो ऑस्टिन ने ही अपनी बुक, एक इनकी किताब थी, उसमें इन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस क्या है, भारत है। तो आप यहाँ से इसे याद रखेंगे। तो ये इनका कथन है। एटली का तो भारत के ऊपर कोई विशेष कथन नहीं है, लेकिन चर्चिल ने एक बार एक कथन किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने गांधी जी को क्या कहा था, इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। यह कथन किसका है, चर्चिल का। तो ये भी याद रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य मिलान का चुनाव करना है। तो कह रहा है तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ। तो हम कहेंगे हाँ, तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और ये 26 नवंबर 1949 तक चला। ऐसे आप याद रखेंगे। कहेगा संविधान सभा में क्या 15 महिलाएं थी, तो हाँ, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान को अंगीकृत किया गया कब, जिस दिन अंतिम वाचन की अंतिम डेट थी, यानी 26 नवंबर 1949 को। और तो यहाँ तो 50 लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे 1949 को इसी दिन संविधान को अंगीकृत या आत्मर्पित या एडॉप्ट भी बोलते हैं, किया गया। तो कह रहा है असत्य क्या है, तो असत्य यही वाला हो गया हमारा, यानी सी। फिर कह रहा है संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है बटलर कमेटी का संबंध किससे है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बटलर कमेटी का संबंध किससे है। तो बटलर कमेटी का गठन किया गया था 1927 में। बटलर कमेटी का गठन किया गया था 1927 में और इसका संबंध था देसी रियासतों से। किससे था, तो हम कहेंगे देसी रियासतों से। तो ये विशेष प्रश्न है, आप याद रखेंगे इसे। अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। यानी कैबिनेट मिशन जो आया था, तो आया कब था, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया और उस समय हम कहेंगे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो भारत की आज़ादी की मांग को लेकर ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन का गठन किया था और यह 1946 में वहां से यानी भारत पहुंचा। और 1946 में ही इसमें कौन कौन से सदस्य थे, तो एक तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर यानी एवी अलेक्जेंडर थे, और वुड इसके सदस्य नहीं थे। तो ये तीनों लोग इस के सदस्य थे। तो आंसर तो हमारा डी हुआ। लेकिन पूछेगा कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस को कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं। पूछेगा कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना, संविधान सभा का निर्माण करना, यानी संविधान सभा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो इससे पहले भी हम लोग देख चुके। तो कांग्रेस की सरकार कितने में बनी थी, 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। टोटल प्रांत कितने थे, 11 प्रांत थे। तो ऐसे करके याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रारूप समिति का गठन
कब किया गया था, यानी प्रारूप समिति बनी कब थी। तो शायद ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया है, इससे पहले हम लोग इस प्रश्न को कर चुके हैं, तो याद रखना शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तभी शायद दोबारा से रिपीट हुआ है। तो आप याद रखेंगे कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 का, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1937 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात गठित प्रांतीय सरकारें कितने माह तक रही थी, यानी जो 1935 में जो चुनाव हुआ था 11 प्रांतों में, उन्होंने कितने माह तक शासन किया, तो हम कहेंगे कि उन्होंने 28 माह तक शासन किया था। कितने माह तक शासन किया, 28 माह तक शासन किया। और लगभग 1939 में उन्होंने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, जिसका कारण क्या था, कारण था द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तब भी कोई विशेष नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, इसका मुख्य कारण था कि अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भी शामिल करने का पूरा एक तरह से उसे कर दिया था, जिस कारण हुआ क्या कि जो प्रांतीय सरकारें थी वो इस युद्ध में अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती थी या उसमें नहीं शामिल होना चाहती थी। इस कारण वो इससे बाहर रखने के लिए 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, 8 से उन्होंने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया, जिस कारण ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अच्छा, यहीं से सवाल थोड़ा सा और बनता है, पूछेगा टाइमलाइन के हिसाब से कि क्या क्या हुआ था। तो देखो 1937 में चुनाव हुए, 11 प्रांतों में सरकार बनी, फिर क्या हुआ कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हो जाता है, तब जो कांग्रेस की सरकार थी उसने क्या दे दिया, त्यागपत्र दिया। और जैसे ही त्यागपत्र दिया जाता है, वैसे जो ब्रिटेन की सरकार होती है उसमें खलबली मच जाती है कि अगर भारत ने सहयोग नहीं किया तो द्वितीय विश्व युद्ध में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के बहुत बड़ी एक सेना थी, या यानी ब्रिटिश की बहुत बड़ी सेना थी जिसमें भारतीयों का काफी योगदान था, और उसी के बल पर उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध भी जीता था, और उनकी आशा थी कि वो द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी के तहत जीतेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। जब त्यागपत्र दे दिया तो फिर कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने कहा कि हम युद्ध से पृथक हैं, हम इस युद्ध का समर्थन नहीं करते। तो फिर क्या हुआ, पहली बार इसी युद्ध के समर्थन के लिए पहली बार अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव आया। और अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में। अब अगस्त प्रस्ताव जब आ गया तो यानी कांग्रेसियों को मनाने के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए थे कि अगर आप हमें युद्ध में सहयोग करेंगे तो हम आपकी युद्ध मंत्रिमंडल परिषद की जो है उसमें भारतीयों को भी जगह देंगे, और भारतीयों का संविधान भारतीय, यानी एक तरह से लालच दिया जा रहा था। लेकिन भारतीय इसमें नहीं आए और उन्होंने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में सत्याग्रह शुरू कर दिया। क्या शुरू किया, सत्याग्रह शुरू कर दिया। और जो पहले सत्याग्रही थे उनका नाम था विनोबा भावे। फिर पूछ लेता है कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और पूछेगा तीसरे सत्याग्रही क्या कौन थे, तो ब्रह्मदत्त। ये तीसरे सत्याग्रही थे। तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं, अभी तक तो ये पहला और दूसरा ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ब्रह्मदत्त जी तीसरे सत्याग्रही थे। फिर जब इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया तो फिर से जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एक मिशन भेजा जिसे हम बोलते हैं क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन भेजा। और ये कब आया, तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इसमें भी अगस्त प्रस्ताव से थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बातें कही गई, लेकिन भारतीय इस पर भी नहीं माने और उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया 1942 में ही। और उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में लगभग ये समय काफी रहा, फिर 1945 के आसपास में 1945 के आसपास में वेवेल योजना आई, या वेवेल प्लान आया, वेवेल योजना आई। और फिर 1945 में ही लास्ट में शिमला समझौता होता है,
शिमला समझौता, और इसी के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आता है और फिर इसके बाद में कैबिनेट मिशन संविधान सभा का निर्माण करता है। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। शायद इससे पहले वाला जो थोड़ा सा वीडियो है उसमें ये प्रश्न जो टाइमलाइन मिलाने के लिए था, उसमें हमने कैबिनेट मिशन को शायद यहाँ वाला जो क्रिप्स मिशन है उसको शायद मैंने 1940 कर दिया है। तो इसमें से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उसमें आप यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा सही होगा, ये आपका प्रमुख है। तो वैसे आप इसमें याद रखेंगे, है ना। तो ये टाइमलाइन बिल्कुल वैसे ही आप अपना याद रखेंगे। यानी शायद हमारे हिसाब से अगस्त प्रस्ताव था जिसकी डेट हमने शायद यहाँ लिखा दी थी 1942। तो इसे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे। 1942 ना होके वो कब हुआ था, 1940 में। तो आप इसे थोड़ा सा वहाँ करेक्ट कर लेंगे। हालांकि वो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में कोई गड़बड़ी नहीं है, ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी ही उसका आंसर टिक किया गया है सही से। तो यहाँ पे आप इस तरह टाइमलाइन देख लेंगे कि 1937 में चुनाव हुए, फिर 1939 में विश्व युद्ध शुरू हुआ, 28 माह का एक छोटा सा शासन भारतीयों ने किया, उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद में ब्रिटिश के द्वारा उनको मनाया गया अगस्त प्रस्ताव के रूप में 1940। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में। फिर उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव के बाद में सत्याग्रह भारतीयों ने शुरू किया, जिसमें पहले सत्याग्रही दूसरे और तीसरे विनोबा भावे, नेहरू और ब्रह्मदत्त। फिर उसके बाद में क्रिप्स मिशन आया इनको मनाने के लिए, तभी इन्होंने नहीं माना और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया, 1942 में। उसके बाद में फिर लगभग वही 45 में युद्ध विराम हो गया जापान पर अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। उसके बाद उन्होंने अपना सिलेंडर कर दिया और युद्ध पूरी तरह से विराम हो गया। उसके बाद 45 में वेवेल योजना आई और 45 में ही शिमला समझौता हुआ। हालांकि शिमला समझौता सफल नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा था, या उसकी मांग थी कि 2 राष्ट्र बनाए जाएं, और इसमें ये माना नहीं गया। तो शिमला समझौता भी एक तरह से समाप्त ही समझो, लेकिन टाइमलाइन के लिए पूछ लिया जाता है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। तो ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पूछा गया है गठित प्रांतीय सरकारों ने कितने समय तक शासन किया, तो 28। तो ऑप्शन क्या हुआ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, और इसमें करना क्या है, असंगत को छांटना है, यानी असंगत को छांटिए। तो एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं, दूसरी तरफ आंतरिक मंत्रिमंडल के विभाग दिए गए हैं, इसे मिलाना है। तो जैसे बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया, तो बनाया गया। जान मथाई को रेल एवं परिवहन मंत्री बनाया गया था, तो सही है। बाबू जगजीवन राम को स्वास्थ्य मंत्री, तो नहीं। यानी राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था और बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री। तो ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य मंत्री बनाया गया। तो असंगत तो हमें मिल गया सी। और इसी के साथ साथ पूछेगा कि जो आंतरिक मंत्रिमंडल बना था इसका अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो अध्यक्ष थे वेवेल। और पूछेगा कि उपाध्यक्ष कौन था। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और इन्हीं के पास विदेशी मामले भी थे। तो ऐसे करके इसमें ये चीजें शामिल हुई थी। और विधि मंत्री अगर देखेंगे तो अंबेडकर साहब को बनाया गया था। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, हम देखेंगे तो सी, यानी ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों को शामिल किया गया था। यानी अगर हम देखें तो जो आंतरिम सरकार जो गठित हुई थी उसमें कुल अध्यक्ष सहित जो संख्या थी वो थी 13 सदस्य मंत्रिमंडल में थे। लेकिन पहले तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में लॉर्ड वेवेल जो थे उनके समझाने पर 26 अक्टूबर 1946 को वो इसमें शामिल होते हैं। उनके शामिल होने का मुख्य उद्देश्य ही था कि
अंतरिम सरकार में पहुंचकर उसकी कार्यवाही में बाधा बनना, जिससे हमें अपना अलग राष्ट्र मिल सके। तो इसलिए उन्होंने इसमें शामिल हुए और पूछता है कि कितने सदस्य शामिल हुए थे इस दिन, तो 5 सदस्य शामिल हुए थे। तो इस तरह 13 सदस्य थे। तो जो कांग्रेस के सदस्य थे, यानी कांग्रेस ने अपने 3 सदस्यों को यहाँ से हटा दिया था और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को इसमें से जोड़ लिया था। इस तरह मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या 15 हो गई थी। तो कितने सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल हुए थे? 5। तो ऑप्शन कौन सा है? बी। ऐसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा को कब समाप्त किया गया था, यानी संविधान सभा को कब समाप्त किया जाएगा? तो हम कहेंगे कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया होगा और पूरी तरह से उसे लागू करने की बारी आएगी, तो यानी जब अंतिम बैठक होगी, अंतिम बैठक होगी संविधान सभा की, उसी दिन संविधान सभा को समाप्त कर दिया जाएगा और संविधान में अन्य यानी भारतीय प्रशासन की नींव पड़ेगी। तो हम कहेंगे 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई 1950 को। इसीलिए इसी दिन क्या हुआ? संविधान सभा को समाप्त किया। ऑप्शन क्या हुआ? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अच्छा, विभाजन नहीं हुआ था, संविधान सभा की सदस्य संख्या थी 389। लेकिन जब विभाजन हो गया तो इसमें से कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए, तो इसकी सदस्य संख्या बची 299। तो ऑप्शन क्या हुआ? ए वाला। आप ऐसे याद रखेंगे इसे। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 नवंबर 1949 को संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो हम कहेंगे कि जो टोटल सदस्य थे उसके 284 सदस्य, यानी 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से 8 क्या थी? तो हम याद रखेंगे 8 महिलाएं थी। आप यहां से याद रखना 8 महिलाओं ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये एक प्रमुख है आपका। फिर वो तो अलग है कि संविधान कितने दिन में बन के तैयार हुआ, कितने दिन लगे थे संविधान बनने में? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। पूछेगा कितने रुपए खर्च हुए इसे बनाने में? तो लगभग खर्च होता है 63,92,000 93,000 करके होता है, लेकिन हम लोग मोटा मोटा लिखते हैं 64 लाख रुपए इस पर खर्चा हुआ लगभग। उसके साथ यहीं पर पूछ लेता है आपसे कि इसमें कुल कितनी बैठकें हुई? कुल तो हम कहेंगे 12 बैठकें हुई थी, तो टोटल 12 होती हैं। और उसके बाद में कहेगा कि संविधान पर कितने दिन बहस हुई? तो हम कहेंगे 114 दिन संविधान पर बहस हुई थी। आप यहां से इसे याद रखेंगे। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपसे प्रश्न में पूछे जाते हैं कि किस दिन क्या क्या चीजें हुई। तो इसका तो आंसर मिल गया हमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति मनोनीत का मतलब हुआ अस्थायी। अस्थायी सभापति के बारे में पूछ रहा है। तो जब संविधान सभा का गठन हुआ और इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को 1946 को, तो इसी दिन क्या हुआ कि संविधान सभा ने अस्थायी सभापति चुना, यानी अध्यक्ष चुना अपना अस्थायी। वो कौन थे? तो हम कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। और जो उपसभापति चुना गया इसी दिन, उपसभापति चुना गया, उनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको बढ़िया से देख लेना। फिर दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को और इसी दिन स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष कौन था?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में आगे चल के भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं, और जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ये क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इसी समय उपाध्यक्ष भी चुना जाता है। उपाध्यक्ष अगर देखेंगे तो कौन बना था? H.C. मुखर्जी। इनको क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था, जिसमें आपसे विभिन्न प्रश्नों पर हमने चर्चा की। तो इस तरह हमारी सीरीज में संवैधानिक विकास से संबंधित जो जो प्रश्न थे वो आपके सामने लाए गए। आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ये मदद करेंगे, और जो चीज़ें ना समझ में आई हों या कुछ चीज़ें वैसी हों तो आप कमेंट में उसे कमेंट करिएगा। हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो चैनल है, या इस पे जो हम लोग सीरीज करा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है इस पे कमेंट जरूर करिएगा। और साथ में अगर अच्छा लग रहा है तो इस पर लाइक करिए, अपने मित्र और दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो ये प्रमुख है। आप धन्यवाद आप सभी का।